हमने चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट कर लिया था थ्योरी। सो नेक्स्ट उसका जो पोर्शन है दैट इज़ शॉर्ट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस याद रखिएगा, इस चैप्टर में ना बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो इसलिए कि ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो है 18, तो और चैप्टर की लेंथ भी ज़्यादा है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है। तो वेटेज के अकॉर्डिंग आपने इसको डील करना है और यहाँ के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फोकस के साथ और कॉन्सेप्चुअल हैं सारे के सारे, ऐसा रट्टा किसी एक में भी नहीं है कि आप सिंपली याद कर लेंगे तो हो जाएगा। याद होने वाली चीज़ नहीं है ये, कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता होंगी। सो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़ चैप्टर नंबर 15 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारा है जी 15.1। So question is, does the induced EMF in a circuit depend upon the resistance of the circuit? Does the induced current depend upon the resistance of the circuit? So question ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि क्या सर्किट के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो करंट पे डिपेंड करती है। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है, डज ईएमएफ डिपेंड अपॉन द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अगर हम ईएमएफ का फॉर्मूला लिखें दैट इज एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर रेजिस्टेंस है नो। इसका मतलब ये हुआ ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसकी जगह कंप्लीट स्टेटमेंट लिख लें, ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन रेजिस्टेंस। ये ईएमएफ रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट दूसरा पार्ट, does the induced current depend upon the resistance of the circuit? What about the induced current? तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं तो मैं यूं लिख सकता हूं EMF is equal to IR. So IR is equals to minus N delta phi over delta T. So अगर R को हम इधर डिवाइड कर दें, I will be equal to minus N delta phi over R into T. So करंट और रेजिस्टेंस का रिलेशन कौन सा बनता है? इनवर्स। यस, द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल एंड इट हैज़ एन इनवर्स रिलेशन। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों ने इसमें रिलेशन ज़रूर बना कर आना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 15.2। So question number 15.2, a square loop of wire is moving through a uniform magnetic field. The normal of the loop is oriented parallel to the magnetic field. Is EMF induced in the loop? Give reason for your answer. So a square loop of wire is moving in the coil. अब यहाँ पर डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ कीजिएगा कि ये स्क्वायर लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के, जिसका परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जिसका यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये इसका एरिया वेक्टर और ये लूप की डायरेक्शन वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ से साउथ में ही हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर फिर नॉर्थ है, यहाँ पर साउथ है। स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर, स्क्वायर लूप इज मूविंग थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। द नॉर्मल ऑफ द लूप इज ओरिएंटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, के लूप का जो नॉर्मल है, एरिया वेक्टर है, वो पैरेलल है इन लाइंस के। इज EMF इंड्यूस्ड इन द लूप और नॉट? क्या EMF इंड्यूस होगी या नहीं होगी? तो उसके लिए फॉर्मूला है
EMF is equals to minus n delta phi over delta t. When you are moving in a uniform magnetic field, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते वक्त B चेंज नहीं होगा, B will not change, B will be constant, B is equals to constant, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स विल बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज चेंज इन फ्लक्स को हमने पढ़ा था B डॉट ए के, अगर B चेंज नहीं हो रहा एरिया तो चेंज ही नहीं हो सकता। अंडरस्टूड है कि वो तो चेंज नहीं हो सकता, कॉइल तो वही रहनी है। जब एरिया चेंज नहीं हो सकता तो B तो चेंज होना चाहिए, तभी तो फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स ही चेंज नहीं होगा तो EMF विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और दूसरी बात भी याद रखिएगा, EMF वैसे भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती थी अगर B की वैल्यू चेंज हो भी रही होती तो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में कुछ और एंगल हो तो प्रोड्यूस हो सकती है, पैरेलल हो तो नहीं प्रोड्यूस हो सकती। क्लियर होगी बात? ये बात आपने पढ़ी थी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कि जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में पैरेलल हो गए, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन है, तो EMF प्रोड्यूस नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो इसमें अगर इसको हम पैरेलल रख भी देते फिर भी नहीं होनी थी। हाँ, अगर ये कॉयल यूं पड़े होने के बजाय यूं पैरेलल बीच में पड़ी होती तो फिर मतलब एरिया वेक्टर आपकी तरफ होता, फिर चांसेस थे, और तब भी अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा होता तब। अब तो दो रीजंस होगी हमारे पास। पहली रीज़न कि फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा, B की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, और दूसरा रीज़न हमारे पास क्या हो गया, बिकॉज वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हैव सेम डायरेक्शन, व्हेन बोथ हैव सेम डायरेक्शन देयर विल बी नो EMF इंड्यूस्ड। ये आपने AC जनरेटर के केस में भी ये केस डिस्कस किया था कि जब पैरेलल हो जाए तब EMF इंड्यूस नहीं हुआ करती। सो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15.3। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हर एक की तकरीबन डायग्राम कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ लाइट metallic ring is released from the above into a vertical bar magnet viewed from above does the current flow clockwise or anti-clockwise in the ring। तो सबसे पहले तो हम मैग्नेट ड्रॉ करते हैं और वो कॉयल के असल में फिनोमेनन हो क्या रहा है। तो हमारे पास यूँ एक रिंग है, हमारे पास एक रिंग है जिसको हम वर्टिकली फॉल करवा रहे हैं, और इस रिंग को अगर मैं कुछ ड्रॉ करूं तो तकरीबन ये रिंग की शेप यूँ है, और यहाँ से आपको ये रिंग कुछ यूँ नज़र आ रहा है, जस्ट लाइक दिस, कि ये रिंग आप ऊपर से नीचे की तरफ गिरा रहे हैं। ये रिंग यहाँ से मूव कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। नीचे आपने रखा हुआ है एक मैग्नेट, और उस मैग्नेट की तकरीबन ओरिएंटेशन कुछ यूँ है कि यहाँ पर ये मैग्नेट का ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे मैग्नेट का साउथ पोल है। एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ मैग्नेट का साउथ पोल। तो अब ये जो ऊपर से आपने रिंग को गिराया, रिंग वर्टिकली मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो आपने ये बताना है कि EMF जो इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन करंट की क्या होगी। यहाँ पर ऊपर आ गया नॉर्थ पोल, नीचे वाला जो पोल है दैट इज़ साउथ पोल, रिंग ऊपर से गिर रहा है डाउनवर्ड। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ के अकॉर्डिंग कॉज इज़ ऑलवेज अपोज्ड। लेंज़ेस लॉ को यूज़ करना है। लेंज़ेस लॉ, कॉज इज़ ऑलवेज अपोज्ड, कि कॉज की हमेशा मुखालफत होती है, कि आप जिस वजह से EMF इंड्यूस करवा रहे हैं उस वजह की हमेशा मुखालफत होती है। यहाँ पर इस कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होगी, इट्स अंडरस्टूड, बिकॉज ये कॉइल ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है, तो गिरते वक्त ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करेगा तो फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। फ्लक्स की वैल्यू चेंज होने पर EMF इंड्यूस होगी। यहाँ पर EMF इंड्यूस होने का कॉज जो है, जो वजह ये है
रिंग का नॉर्थ पोल की तरफ मूव करना, रिंग इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, रिंग इज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल। और अब होना क्या चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना ये चाहिए अपोज करें। और अगर अपोज करना है तो एक ही सिचुएशन हो सकती है कि कॉइल यहाँ पर नॉर्थ जनरेट करे, कॉइल ऊपर साउथ जनरेट करे। रीज़न ये है रीज़न ईएमएफ के इंड्यूस होने की। ये एरो, ये जो मैंने एरो ड्रॉ किया, ये है रीज़न नॉर्थ पोल, यहाँ से इस कॉइल का नॉर्थ पोल की तरफ मूव करना। तो अवे मूव करने के लिए क्या होगा, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, साउथ पोल। तो अब आप इस रिंग के ऊपर हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द सोलेनॉइड। तो वही अगर आप यूज़ करें तो नॉर्थ पोल की तरफ थंब होता है और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, द डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग फिंगर्स। तो अगर मैं यहाँ से कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन बनाऊँ तो ये कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, ये क्लॉकवाइज बनती है। ठीक है, ये कर्लिंग फिंगर्स को आपने यहाँ ऊपर से देखना है, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी। एंड करंट इज मूविंग, नॉर्थ पोल इज डाउनवर्ड, वो डायरेक्शन क्या बनेगी, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर, वो सर्किट के अंदर करंट कौन सा फ्लो कर रहा होगा, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, और आपने बस सिंपल सी बात इसमें ये लिखनी है कि नॉर्थ पोल डाउनवर्ड होगा। और ये देखें ना, नॉर्थ पोल, और मैं यहाँ से यूँ ड्रॉ करूँ ना नॉर्थ पोल के लिए, तो ये देखिए यहाँ से आपके लिए डायरेक्शन कौन सी बनेगी, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर आर इन फिगर, नीचे डायग्राम बनी हुई है, व्हेन द स्विच इज क्लोज, नंबर 2 व्हेन द स्विच इज ओपन। फिर वही बात, फिर डायग्राम तो ड्रॉ करनी है, डायग्राम बनाते हैं उसको। ये म्यूचुअल इंडक्शन का टॉपिक है, 2 कॉइल्स बना रखी हैं, एक दफ़ा स्विच को क्लोज करना है, एक दफ़ा स्विच को रखना है ओपन। दो कॉइल्स हैं, कॉइल नंबर 1 प्राइमरी के साउथ पोल्स पॉजिटिव आप लोगों ने कनेक्ट कर रखा है, वो यूँ है, ये है प्राइमरी कॉइल। इस प्राइमरी के कॉइल के ऊपर आपने एक वायर को वाउंड कर रखा है और उस वाउंडेड वायर में से आप करंट भी पास करवा रहे हैं। इसके साथ आपने एक रखी है सेकेंडरी कॉइल, और सेकेंडरी कॉइल में भी तकरीबन वही तरह का सेटअप है। और इस सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने एक अटैच कर रखी है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर वाइंडिंग है कॉइल के ऊपर, और कॉइल के ऊपर जो वाइंडिंग है वो तकरीबन इस शेप की है कि हमने इसके ऊपर एक कॉइल को वाउंड कर रखा है और यहाँ से सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने अटैच कर रखी है इस तरफ एक बैटरी और एक स्विच। यहाँ पर लगा हुआ है स्विच, यहाँ पर लगी है बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ बैटरी का नेगेटिव। यहाँ से ये सर्किट यूँ कंप्लीट हो रहा है एंड दिस इज़ द सिचुएशन। इनफैक्ट दूसरी तरफ जो कॉइल है उसके ऊपर भी बिल्कुल ऐसी की सिचुएशन है, और लेकिन वो चूँकि सेकेंडरी कॉइल है उसके यहाँ पर कंपोनेंट जो लगा है दैट कंपोनेंट इज़ रेजिस्टर। नीचे वाले एंड पे ऊपर रेजिस्टर लगा रखा है हमने, और इसके ऊपर भी कॉइल की वाउंडिंग है। और वो वाइंडिंग किस तरह से है, वो जस्ट लाइक दिस के यहाँ पर इसके ऊपर भी वाइंडिंग की हुई है हमने। और ऑब्वियसली होगा क्या कि जब आप इस कॉइल में से करंट पास करवाएंगे उस दूसरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और यहाँ पर लगी है रेजिस्टेंस। तो आपने बताना है इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन। नंबर वन लिखा है जी व्हेन स्विच इज़ क्लोज्ड, जब यहाँ पर लगा हुआ स्विच क्लोज हो। क्लोज का मतलब होता है ये कनेक्शन कंप्लीट हो। जब यहाँ पर नॉर्थ बनेगा तो करंट की डायरेक्शन में यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा साउथ, बिकॉज करंट यहाँ पर फ्लो करके यहाँ से यूँ फ्लो करेगा आपकी तरफ। तो ये यहाँ पर आप यूज़ करेंगे राइट हैंड, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल। अब आपने स्विच को ऑन किया तो इस तरफ क्या बन रहा था,
नॉर्थ पोल बन रहा था, ऑपोजिशन होनी है, तो ऑपोजिशन के लिए सामने भी क्या बनेगा, सामने भी यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक हो गया, क्योंकि नॉर्थ पोल डिवेल्प हो रहा था, जब करंट फ्लो करेगा तो नॉर्थ पोल डिवेल्प होगा, फ़ौरन से ऑपोजिशन होगी, वो भी सामने नॉर्थ पोल बना लेगा, साउथ। नॉर्थ पोल यूँ बन रहा है, ठीक हो गया, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन यहाँ से यूँ बनेगी। ठीक है, राइट हैंड रूल यूज़ करें कि नॉर्थ पोल क्यों बन रहा है, लेंजेस लॉ फ़ौरन से लगाएं। लेंजेस लॉ लगाने का मतलब कि अगर इधर नॉर्थ पोल है तो इधर भी नॉर्थ पोल बनेगा। क्यों बनेगा, ऑपोजिशन होनी है, तो ऑपोजिशन के लिए नॉर्थ पोल बना, राइट हैंड रूल लगाएं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल योर थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, देन योर फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं देखूं, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, दिस इज माई राइट, तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ आ गई, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, व्हेन द स्विच इज़ ओपन, और जब इस स्विच को हम ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन करते वक्त अब क्या होगा, जब आप इस स्विच को ओपन करेंगे, इस सर्किट को तो कर दें ख़त्म, एंड नाउ दिस व्हेन यू विल ओपन द स्विच, नॉर्थ पोल ख़त्म हो रहा होगा, नॉर्थ पोल ख़त्म हो रहा है, वो फ़ौरन से डायरेक्शन रिवर्स करेगा, और इसमें जब रिवर्स होगा तो ये यहाँ पर जनरेट कर लेगा अपने साउथ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल ख़त्म हो रहा है। नॉर्थ पोल के ख़त्म होने का मतलब क्या है, यू कैन से दैट साउथ पोल डोमिनेंसी शो कर रहा है, नॉर्थ पोल पीछे की तरफ जा रहा है, नॉर्थ पोल ख़त्म हो रहा है ना, तो आप यूँ समझें कि यहाँ से नॉर्थ पोल ख़त्म होके इधर को जा रहा है, फ़ौरन से साउथ बना के उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा कि शायद नॉर्थ पोल वापस आता हो, लेकिन वो तो करंट ऑफ हो चुका हुआ है, तो यहाँ पर साउथ पोल बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में नॉर्थ होता है करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ से कहाँ होगी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यहाँ से यूँ रजिस्टर में से पास करेगा। सो व्हेन द सर्किट विल बी ओपन, द करंट विल फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, कि करंट राइट से फ्रॉम राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। तो ये हो गए जी हमारे फर्स्ट 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बी डायग्राम। सो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा है, डज द इंड्यूस्ड EMF always act to decrease the magnetic flux through the coil through a circuit? क्या इंड्यूस्ड EMF हमेशा इस तरह से एक्ट करती है कि वो डिक्रीज़ करने की कोशिश करती है? नो, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। जब फ्लक्स कम हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड EMF उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा इंड्यूस्ड EMF उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे नो, नॉट एवरी टाइम। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो हमेशा फ्लक्स को अपोज करता है, फ्लक्स की सिचुएशन को अपोज करता है। अगर इफ़ फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, then if flux is increasing, then direction of EMF, तो जो induced EMF will try to increase it, try to decrease it, कि जब वो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो ये उसको कम करेगा, while its vice versa also exist। ठीक है, कि इसका वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है कि जब फ्लक्स कम हो रहा होगा EMF क्या करेगी, EMF कोशिश करेगी उसको बढ़ाए। लेंजेस लॉ ही है ये भी। कैसे? लेंजेस लॉ यूँ है कि आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि लेंजेस लॉ हमेशा कॉज को अपोज करता है। कॉज को अपोज करने का क्या मतलब, फ्लक्स बढ़ रहा था, EMF क्या हो गई, उसको कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब इसी तरह जब फ्लक्स बढ़ रहा होगा, कम हो रहा होगा, EMF उसको क्या करने की कोशिश करेगी, बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो आप सिंपल ये करते हैं वाइस वर्सा ऑल्सो एग्जिस्ट, और साथ आप इसके नीचे लिख दें अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर आपने जो प्रिंसिपल यूज़ किया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लेंजेस लॉ, कि लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग
हमेशा कॉज को अपोज किया जाता है, कॉज इज़ ऑलवेज अपोज्ड, कि कॉज को हमेशा हम अपोज करते हैं, इज़ ऑलवेज अपोज्ड, कि अगर फ्लक्स के बढ़ने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है तो वो ईएमएफ उसको कम करेगी, अगर फ्लक्स के कम होने से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है तो वो उसको ईएमएफ की डायरेक्शन उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15.6। क्वेश्चन नंबर 15.6 एक मरतबा फिर डायग्राम का क्वेश्चन है, तो आई थिंक मैं पहले इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। यू कैन सी इट्स अ लिटिल ट्रिकी डायग्राम। सो हियर कम्स द डायग्राम। सबसे पहले एक कॉइल बनाई गई है जी, कुछ यूं करके एक स्टील रिम है, स्टील रिम के ऊपर कुछ यूं करके एक सरफेस है और इसके ऊपर यहाँ पर नीचे एक कर्व, दिस इज़ लाइक दिस, और यहाँ पर एक ओवल स्ट्रक्चर, ये हो गया। और इसके बाद इस कॉइल को थोड़ा सा उन्होंने हॉरिजॉन्टली यूँ एक्सटेंड किया है वर्टिकली, और इसके ऊपर उन्होंने वाइंड की है एक वायर एग्जैक्टली, और उस वायर के साथ उन्होंने अटैच कर रखा है एक स्विच, और साथ उन्होंने बैटरी का पॉजिटिव पोल लेफ़्ट साइड पर है और राइट साइड पर उसका है। तो अगर हम इसके ऊपर वाइंडिंग ड्रॉ करें तो इसके ऊपर वायर यहाँ से कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है, और यहाँ से वायर बैक साइड से आती हुई यहाँ से गुजरती है, यहाँ से यूँ, और फिर यहाँ से यूँ वायर को वाउंड किया गया है, और यहाँ से आप इसको टर्मिनल को ड्रॉ कर दें। बैटरी यहाँ पर स्विच है, आई थिंक ये स्विच आ गया, और दूसरे एंड के ऊपर यहाँ पर उन्होंने लगाई है बैटरी, और बैटरी को लगाते वक्त जो ओरिएंटेशन है, यहाँ पर है पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, और इसके ऊपर एक रिंग बना हुआ है, मेटालिक रिंग, और मेटालिक रिंग की जो ओरिएंटेशन है वो मेटालिक रिंग तकरीबन यहाँ पर लगाया गया है, और इस मेटालिक रिंग को बनाना इतना आसान नहीं है। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना अच्छा बना सकूं मैं बना के दे देता हूं आपको। यहाँ पर ये रिंग है कुछ इस तरह से जिसने इसको कवर किया। आप यूँ समझ लें कि ये वो मेटालिक पीस है, इसके ऊपर आपने रिंग को यूँ रखा होगा। सिंपल हो गया ना। अब होगा क्या, ये आपके पास है स्विच, ये आपके पास है बैटरी। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज़ क्लोज्ड, मतलब ये जो स्विच है जब आप इसको ऑन करते हैं, अ करंट इज़ एस्टैब्लिश इन द कॉइल, ऑब्वियसली एक करंट कॉइल के अंदर मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा जी, अ मेटल रिंग जंप्स अपवर्ड, मेटल रिंग अपवर्ड जंप करता है। क्यों करता है देखते हैं उसको। ये मैंने इसको जैसे ही मैं यहाँ से ऑन करूँगा, करंट यहाँ से यूँ फ्लो करना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा साउथ पोल। अब मैंने इसके लिए जो आपको ट्रिक बताया था वो राइट हैंड रूल है। ऑब्वियस जो रूल है वो राइट हैंड रूल है। ट्रिक ये है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से जब करंट ने फ्लो करना है तो इस कॉइल में घूम के अपवर्ड जाना है, तो उस तरफ नॉर्थ पोल बनेगा, जिस तरफ से जा रहा है उधर साउथ पोल बनेगा, जिस तरफ को जा रहा है वहाँ पर नॉर्थ पोल। करंट की डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ पोल होता है, यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। जब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि इस रिंग को डिस्टर्ब करेंगी। ये जो रिंग आपने लगाया था ना, इस रिंग में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, जिसकी वजह से इस रिंग के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, इस रिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है। अगर यहाँ नॉर्थ पोल बनाया है तो ये भी नीचे नॉर्थ पोल बनाएगा, ऊपर वाली साइड पे साउथ बनाएगा। नॉर्थ पोल क्या करता है, रिपेल, या अपवर्ड जंप करेगा। क्यों, रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से जंप होगा एंड दिस विल मूव अपवर्ड। तो इसके रीज़न में आपने क्या लिखना है, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड तो ईएमएफ इंड्यूस होती है, ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से कॉज को अपोज करेगा, तो कॉइल तो रिंग का जो लोअर एंड होगा वहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, रिंग्स लोअर एंड इज नॉर्थ पोल,
और चूंकि कॉइल का अपर एंड नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, सो दिस रिंग विल जंप अपवर्ड। क्लियर? तो फिर एक दफ़ा देख लें होगा क्या। आपने स्विच को ऑन किया, करंट सेटअप होगा, यहाँ से यूँ होता हुआ इधर से यहाँ तक पहुँचेगा। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है कॉइल के उस तरफ, सॉलिनॉइड के उस तरफ नॉर्थ पोल बनता है, जबकि ईदर एंड जो होता है दैट इज़ साउथ पोल। तो यहाँ पर बन गया नॉर्थ पोल। अब जब ये नॉर्थ पोल बन रहा होगा तो उसका फ्लक्स चेंज होगा इस सुपर रिंग, मेटालिक रिंग का। तो मेटालिक रिंग के अंदर जब ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होगी ना, यही केस है। तो यहाँ पर इस केस में यहाँ पर नीचे नॉर्थ पोल, नॉर्थ नॉर्थ के सामने आएगा तो रिंग किधर जंप करेगा? अपवर्ड। दूसरा पार्ट इसमें लिखा है, दूसरा पार्ट ये है, डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन टू द रिंग इफ़ द बैटरी पोलैरिटी वर रिवर्स। बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें। बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब ये है कि अब वो ये चाह रहे हैं कि हम बैटरी को यहाँ पर लगा दें नेगेटिव और इस एंड पे लगा दें पॉजिटिव, तो भी फ़र्क कोई नहीं पड़ना, अभी भी रिंग ने जंप ही करना है। क्यों? क्योंकि अब कॉइल के अंदर सिचुएशन तरह ऑपोजिट हो जाएगी। कैसे? अब कन्वेंशनल करंट यहाँ से सेट होगा, यहाँ से यूँ होता हुआ यहाँ से यूँ आएगा। तो करंट चूँकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अब की बार यहाँ नॉर्थ बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा? साउथ पोल बनेगा। करंट की डायरेक्शन में होता है ना नॉर्थ पोल, तो नीचे वाला एंड अब की बार नॉर्थ हो जाएगा, ऊपर साउथ। अब जब यहाँ पर साउथ बन रहा है तो ऊपर भी ऑपोजिशन होनी है, तो ऊपर भी यहाँ पर साउथ पोल बन जाना है और ऊपर वाला एंड क्या हो जाना है? नॉर्थ पोल। साउथ साउथ को क्या करेगा? रिपेल। स्टिल दिस रिंग विल जंप अपवर्ड। अभी भी ये रिंग अपवर्ड ही मूव करेगा। दोनों केसेस के अंदर रिपल्शन होती है। चूँकि रिपल्जन होती है तो रिपल्जन की वजह से रिंग अपवर्ड मूव करेगा इन बोथ केसेस। सो ये था हमारा जी क्वेश्चन नंबर 15.6। सो नेक्स्ट हमारा जो आ गया क्वेश्चन नंबर 15.7। एक बार फिर ये डायग्राम का शॉर्ट क्वेश्चन है जी। तो डायग्राम के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आते होते हैं, ये अब ट्रेंड है। पहले किसी दौर में नहीं होता था, अब ये ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है। तो आप इसको बाकायदा तौर पे डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको डायग्राम्स वगैरह सारी बनानी आनी चाहिए, जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बनाऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, है ना। मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं इतनी मेहनत बोर्ड पे ही सिर्फ करता रहूँ। समझाना और बोर्ड को साथ साथ इस तरह से मैनेज करना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। हाउएवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज, ओके पहले डायग्राम बनाएं। तो डायग्राम के अंदर एक्स वाई और जी एक्सिस हैं। एक्स वाई जी एक्सिस को अगर हम ड्रॉ करें तो वो कुछ यूँ बनाए गए हैं। ये यहाँ पर एक एक्सिस है, एक एक्सिस है यहाँ पर, और एक एक्सिस बनाया गया है यहाँ पर। एक्स वाई और जी एक्सिस आपको पता है हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट लाइक द कॉर्नर ऑफ योर रूम। सो एक्स वाई एंड जी की जो ओरिएंटेशन है, दिस इज एक्स, दिस सर्व्स एज वाई, दिस सर्व्स एज जी। देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली उन्होंने वो डायग्राम में शो किया ना एरोस, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जी और वाई के पैरेलल है। सो ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके साथ हमने वैल्यू लिखी है, दैट वैल्यू इज़ बी। सो नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। और एक रिंग भी है और रिंग की ओरिएंटेशन है यहाँ पर, यहाँ बनाया गया है रिंग। सो हियर इज़ द रिंग। सो क्वेश्चन ये है, द फिगर शोज अ कॉइल ऑफ वायर इन द एक्स वाई प्लेन। कि कॉइल ऑफ वायर पड़ी है एक्स वाई प्लेन के अंदर। एक्स वाई प्लेन अगर मैं आपको शो करूं तो ये है एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ये है एक्स और ये है वाई, इसके दरमियान में कॉइल यहाँ पर यूँ पड़ी हुई है। ओके, एक्स वाई प्लेन के अंदर यूँ कॉइल रखी हुई है हमने। सो अगर मैं डस्टर का सहारा लूँ तो ये यूँ बनेगी ना डायग्राम। तो ये यूँ कॉइल आपने पड़ी और जी एक्सिस यहाँ से अपवर्ड है और उसको शो करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बहरहाल डायरेक्टेड अलॉन्ग द वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। सो अराउंड विच ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स शुड द कॉइल रोटेट इन ऑर्डर टू जनरेट द ईएमएफ एंड द करंट इन द कॉइल। मतलब वो तीन एक्सिस हैं, उनमें से हम किसके साथ वायर को रोटेट करवाएं कि हमारे पास ईएमएफ जनरेट हो। तो देखें, गौर से देखें, डायरेक्शन है लेफ़्ट से राइट कह लें वाई एक्सिस के अलॉन्ग।
वाई पे तो किसी किस्म की कोई EMF इंड्यूस नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि कॉयल भी उसी तरह पड़ी है, वाई एक्सिस भी उसी तरह है। सेम जी एक्सिस के ऊपर भी वो जब कॉयल को आप रोटेट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जी एक्सिस के ऊपर रोटेट करने का मतलब आपने कॉयल को जी एक्सिस के ऊपर यूँ रोटेट करना है, तो तब भी वो कॉयल का प्लेन उसके पैरेलल रहेगा, फ़ायदा कोई नहीं होगा। वाई एक्सिस पर भी इसी तरह आप जब रोटेट करेंगे तो यूँ उसके ऊपर कोई लाइन उसको कट ही नहीं करेगी, तो फ्लक्स विल भी ज़ीरो। तो सिर्फ और सिर्फ साइड कौन सी बचेगी? एक्स, जिसके ऊपर एंगल कुछ ना कुछ शिफ्ट होगा जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे कि एक्स एक्सिस के अंदर EMF इंड्यूस होगी, करंट भी इसके अंदर होगा। ऑब्वियसली EMF हो तो करंट तो फिर होता ही है। तो वाई एक्सिस के अंदर नो, देयर इज़ नो सिचुएशन, और z एक्सिस के अंदर भी ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई गैप मौजूद नहीं। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ वायर इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सच दैट देयर इज़ नो EMF इंड्यूस्ड इन द लूप। कि आप एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप इन अ वायर ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने एक लूप, एक वायर को रखना है और इस तरह से रखना है कि उसमें EMF इंड्यूस ना हो। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या लेते हैं, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है और यहाँ पर हमारे पास साउथ पोल है, और आप यूँ कंसिडर कर लें कि इसमें वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। दरम्यान में आपने एक कॉयल रखनी है और कॉयल को आपने इस तरह से रखना है कि उसमें कोई EMF इंड्यूस ना हो। तो आप क्या करें, आप कॉयल के प्लेन को यहाँ पर बीच में परपेंडिकुलर रख दें। आप कॉयल के प्लेन को बीच में परपेंडिकुलर रख दें। जब हम कॉयल के प्लेन को बीच में परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, कॉयल के प्लेन को परपेंडिकुलर रखने पर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। फ्लक्स क्यों ज़ीरो हो जाएगा? जब कॉयल का प्लेन परपेंडिकुलर पड़ा होगा तो EMF जो इंड्यूस होती है दैट इज़ इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पर हमने फ्लक्स चेंज नहीं होने देना, तो फ्लक्स चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, B.A। तो हम क्या करेंगे, EMF इज इक्वल टू -n डेल्टा B डॉट A। उसने कहा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो डेल्टा B लिखेंगे, ठीक है, ओवर डेल्टा T। हमने क्या करना है, हमने कॉयल के प्लेन को परपेंडिकुलर रख देना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो EMF इज इक्वल टू -n डेल्टा BA cos 90 ओवर डेल्टा T। और जब आप cos 90 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0, टोटली ख़त्म। सो EMF विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, कि EMF की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 0। कि हम कॉयल को इस तरह से प्लेस करें कि कॉयल को प्लेस करते वक्त प्लेन के फेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बने। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए हमारे पास 9 to 18। इनको फिर हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।